जय हिंद। मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा था, तो फिजिक्स के अंतर्गत मैंने कई सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करा दिया है। अभी जस्ट इसके पहले मैं उत्तोलक यानी लीवर पढ़ाया था, वो भी पूरा एक वीडियो में मैंने कंप्लीट करा दिया है। और उस उत्तोलक से पहले मैं फ्रिक्शन यानी घर्षण पढ़ाया था, वो भी सिर्फ एक वीडियो में। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। और उनसे पहले भी बहुत सारे फिजिक्स के अच्छे अच्छे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आप उस चैप्टर्स को देखोगे ना, तो आने वाले रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम या जितने भी वनडे एग्जाम हैं, और साथ ही साथ क्लास 9th से लेकर के 12th एकेडमिक में आप अगर हैं, तो आपके लिए भी बहुत बेहतर साबित होगा। क्योंकि जब आप वहां पे से देख लोगे तो आपका कंपटीशन लेवल भी हाई हो जाएगा और एकेडमिक लेवल भी हाई हो जाएगा। क्लियर? आज इस वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूं फ्लोटेशन यानी प्लवन, यानी एक नया चैप्टर है प्लवन, जो कि क्लास 9th में भी है और वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है इस चैप्टर से प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर का नाम प्लवन, और आप नोट करिएगा प्लवन और फ्लोटेशन, है ना। तो हमारा हेडिंग रहेगा प्लवन, है ना, प्लवन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्लोटेशन। फ्लोटेशन, देखिए जानते हैं कि आखिर में फ्लोटेशन यानी प्लवन क्या होता है। देखिए, जब कोई भी वस्तु ना पानी के, है ना, जब कोई भी वस्तु पानी में तैरती है तो उसे ही प्लवन कहते हैं, यानी फ्लोटेशन कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट्स कि जब कोई वस्तु पानी के अंदर तैरती है, ठीक है, तो उसे ही क्या कहते हैं? प्लवन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लवन कहते हैं। कंप्लीट हो गया। चलिए, अब इस प्लवन चैप्टर को मैं समझाने से पहले आपको थोड़ी सी बेसिक चीजें समझाता हूं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा जानना जरूरी है कि आखिर में कोई भी वस्तु पानी के अंदर ही क्यों तैरती है। ठीक है, उसके लिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आपको सीखना होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट हम लोग यही जानते हैं कि प्रणोद क्या होता है, प्रणोद, और दूसरा जानेंगे तथा दाब के बारे में, यानी थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है, थ्रस्ट एंड प्रेशर यानी प्रणोद तथा दाब, इन दो शब्दों को सीखेंगे। ठीक है, और इन दोनों का मतलब, डिफिनीशन सब कुछ जानेंगे, ताकि जब फ्लोटेशन के अंदर जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाए ना, तो कोई डाउट्स न रहे, सब धीरे धीरे कंप्लीट हो जाए। चलिए समझिए। सबसे पहले जानते हैं प्रणोद यानी थ्रस्ट क्या होता है। तो देखिए, अगर आप किसी भी सतह, कोई एक सतह हो, उस सतह के लंबवत अगर उस पर बल लगाते हो ना, तो याद रखिएगा उस बल को ही प्रणोद कहोगे। क्या कहोगे? प्रणोद कहोगे। फिर से सुनिए, अगर आप किसी सतह के लंबवत बल लगाते हो तो आप प्रणोद कहोगे। उसे क्या कहोगे? उस बल को ही क्या कहोगे? प्रणोद कहोगे। अगर उस सतह के लंबवत नहीं लगाओगे तो प्रणोद नहीं कहलाएगा। बात क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलिए समझिए एक बात। देखिए, मान लेता हूं कि ये मेरा एक सतह है। ठीक है, ये एक सतह है, समझिए ये दीवार है पूरा बड़ा सा, इस बोर्ड को समझिए। ठीक है, ये बोर्ड है, और इस बोर्ड के ऊपर मैं अगर ये इस वस्तु से या मैं लंबवत क्या कर रहा हूं, ये पूरा 90 डिग्री पे बल लगा रहा हूं ना, ये है ना। देखिए, ये पूरा सतह है, और इस सतह पे कुछ जगह पर मैं क्या कर रहा हूं? बल लगा रहा हूं, वो भी लंबवत बल लगा रहा हूं ना, तो वही क्या कहलाएगा? प्रणोद कहलाएगा। यानी किसी सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। क्लियर? यानी मैं सीधे लंबवत ऐसे बल लगाऊंगा तो वही आपका प्रणोद होगा। यानी यहाँ पे 90 डिग्री पे लगना चाहिए। अगर ऐसे लगाते हो बल, तिरछा लगाते हो, ऐसे लगाते हो, 90 डिग्री पे नहीं लगाते हो, तो याद रखिएगा आप उसे प्रणोद नहीं कहोगे। तो प्रणोद का डिफिनीशन समझ में आ गया। यानी थ्रस्ट क्या होता है कि यदि किसी सतह के लंबवत, है ना, यदि किसी सतह के लंबवत बल लगाया जाता है तो
उसे ही क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं, यानी थ्रस्ट कहते हैं। एकदम 90 डिग्री पे होना ही चाहिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप समझिए ये प्रणोद क्या है, तो एक प्रकार का बल ही तो है। क्या है, एक प्रकार का बल है। ये क्या है, एक प्रकार का बल है। प्रणोद क्या है, एक प्रकार का बल ही तो है। और इसका जो मात्रक होता है ना, मात्रक वही होता है जो बल का होता है। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो इस प्रणोद का मात्रक भी क्या होता है, न्यूटन, क्योंकि प्रणोद क्या है, एक बल ही तो है। और न्यूटन के अलावा दूसरा मात्रक क्या होता है, तो ये भी आपको पता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। यानी बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है और न्यूटन भी होता है। इसलिए प्रणोद का जो मात्रक है वो न्यूटन भी होगा और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब बताइए बल कौन सी राशि है, तो बल एक सदिश राशि है। बल कौन सी राशि है, सदिश राशि है। इसलिए जो प्रणोद है ये भी एक सदिश राशि होगा। क्या होगा, ये भी एक सदिश राशि होगा। दूसरा, इसका जो बीमा की बात करूं तो बीमा वही होगा जो बल की बीमा होती है। तो देखिए किलोग्राम को दिखाते हैं किससे, किलोग्राम को दिखाते हैं m से, यानी मास, ठीक है। और मीटर, लंबाई को l से, तो l हो गया। और समय को t से, तो t का स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो t का पावर -2 हो जाएगा, यानी ml t का पावर -2। ये हो गया आपका बीमा। यानी प्रणोद से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, ये पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया। तो आपको यही बात याद रखना है कि प्रणोद जो है कि किसी सतह के लंबवत जो बल लगता है वही प्रणोद होता है। क्लियर। चलिए अब समझते हैं दूसरा टॉपिक, दाब। क्या समझते हैं, दाब। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे रफ करता हूं, हटा देता हूं। ये प्रश्न आपको याद ही रखना है, दिमाग के अंदर फीड कर लीजिए कि प्रणोद क्या है। तो प्रणोद एक प्रकार का बल है, इसका मात्रक बल के बराबर होता है, यानी बल का मात्रक न्यूटन होता है। इसलिए प्रणोद का मात्रक भी क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। प्रणोद एक सदिश राशि है जिसकी बीमा बल के बीमा के समान होती है, ml t के पावर -2। क्लियर। चलिए अब मैं इसे हटा देता हूं। अब हमको जानना है क्या चीज, तो आपको जानना है अब दाब। किसके बारे में, तो दाब। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, दाब। समझिए दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। देखिए अगर आप सतह के ऊपर लंबवत बल लगाते हो तो प्रणोद होता है। लेकिन एक बात बताइए, उस सतह पे अगर बल लगा रहे हैं तो क्या पूरे सतह पर लग रहा था, नहीं ना, कुछ जगह पे लग रहा था, कुछ क्षेत्रफल पे लग रहा था ना। तो वही कहता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, है ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद ही दाब कहलाता है। क्लियर हुआ। समझिए जैसे ये हमारा एक सतह था, ये क्या था, एक सतह था। तो हम अगर इसके ऊपर ऐसे लंबवत लगा रहे थे ये बल, तो देखिए ना, अब बताइए ये जो बल लग रहा है इतना ही तो एरिया में लग रहा है, क्या ये ऊपर लग रहा है, क्या नीचे लग रहा है, नहीं। तो ये जो है यही तो क्षेत्रफल है, ये क्या है, यही तो है आपका क्षेत्रफल, यही ना आपका क्षेत्रफल है। इतने ही क्षेत्रफल पे क्या लग रहा है, बल लग रहा है, यानी प्रणोद लग रहा है। तो वही चीज क्या कहता है, दाब का डिफिनीशन यानी प्रेशर क्या कहता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद क्या कहलाता है, आपका दाब कहलाता है। देखिए 90 डिग्री पे ही प्रणोद लगेगा, ध्यान रखिएगा, प्रणोद 90 डिग्री पे ही होता है। तो दाब भी जब लगाओगे तो 90 डिग्री पे ही होगा, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। तो याद रखिएगा। अब दाब को किससे दिखाते हैं, तो याद रखिएगा P से, यानी P का मतलब प्रेशर, है ना। तो P से, तो P बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, प्रणोद, है ना, प्रणोद बटे क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, प्रणोद बटे क्षेत्रफल, ठीक है। अब बताइए प्रणोद एक प्रकार का बल भी तो है, तो क्या आप ये भी तो लिख सकते हो कि बल बटे क्षेत्रफल, है ना। दाब बराबर क्या हो जाएगा, बल बटे क्षेत्रफल या प्रणोद बटे क्षेत्रफल। अब समझिए इसका मात्रक, क्या समझेंगे, इसका मात्रक। मात्रक देखिए क्या होगा, बल का मात्रक क्या होता है, यानी प्रणोद का मात्रक न्यूटन, तो बल का मात्रक भी न्यूटन, दोनों तो सेम ही है, तो हो गया न्यूटन। क्या हो गया, न्यूटन बटे क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा इसका मात्रक, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब एक बात बताऊं कि इस दाब के बारे में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ब्लेज पास्कल। क्या नाम था इनका, ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने ही दाब के बारे में बताया था
इसलिए है ना इसके दाब का जो मात्रक होता है इनके नाम पर रखा गया है पास्कल। क्या रखा गया है? पास्कल, है ना। तो याद रखिएगा दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल, और पास्कल को दिखाएंगे पीए से। तो जब भी आपको कहीं पीए कैपिटल पी और स्मॉल ए लिखा हुआ मिल जाए तो समझिएगा कि ये पास्कल है। और पास्कल ने किसको बताया था, किसके बारे में? तो दाब के बारे में। उनका नाम क्या था? ब्लेस पास्कल। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसे आप क्या कह सकते हो? पास्कल भी कह सकते हो। जैसे बल के बारे में न्यूटन ने बताया था इसलिए उसके नाम पर न्यूटन पड़ गया बल का मात्रक, वैसे ही दाब के बारे में बताने वाला जो वैज्ञानिक था वो था ब्लेस पास्कल, इसलिए इनके सम्मान के लिए इनका जो मात्रक है दाब का वो पास्कल के नाम पर रखा गया है। एक बात याद रखिएगा कि जो एक पास्कल होता है ना, एक पास्कल होता है वो एक न्यूटन, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात भी आपको याद रखना है कि एक पास्कल कितना होता है? एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि चाहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलिए चाहे पास्कल बोलिए, तो चाहे इसके आगे एक लगाइए चाहे इसके आगे एक, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी एक पास्कल बराबर एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब कहोगे सर यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? तो प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न देखिए, पूछा जाता है कि दाब का मात्रक बताइए, दाब का मात्रक क्या होता है? तो आपके सामने देखिए ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर। ऑप्शन दिया जाएगा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर -2, है ना, पावर -2, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन, और आपका एक और आंसर देता हूं मीटर -1। तो आपसे ऐसे पूछा जाए कि बताइए कि दाब का मात्रक क्या है, तो आप ऐसे अगर याद रहेगा तो ही बता पाओगे। जब दाब का सूत्र याद रहेगा तो यहां से मात्रक हम बना लेंगे कि बल बटे क्षेत्रफल या प्रणोद बटे क्षेत्रफल। तो प्रणोद या बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट है। एक बात और बता दूं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो? तो देखिए न्यूटन और मीटर स्क्वायर को जब ऊपर लेके जाओगे ना तो मीटर का पावर -2 हो जाएगा। ये भी आप याद रखिएगा। ये चीज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट आप जानते ही हो कि ये ऊपर भी चला जाएगा, नीचे वाली वैल्यू तो माइनस में हो जाएंगी। तो मीटर का पावर -2 हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर का पावर -2, ये भी आपका किसका मात्रक है? तो आपका दाब का मात्रक है। ठीक है, तो मात्रक समझ में आ गया। चलिए अब दाब कौन सी राशि है? तो याद रखिएगा दाब एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? दाब एक अदिश राशि है, ये भी आपको याद रखना होगा। दूसरा चीज समझिए कि इसकी बीमा क्या होगी, दाब की बीमा क्या होगी। तो देखिए दाब की बीमा जो होगी ना, दाब की बीमा, तो देखिए न्यूटन, ऊपर क्या है? न्यूटन यानी बल, बल की बीमा क्या है? तो हमने अभी निकाला था पीछे mLT का पावर -2 बटे में। अब बटे में क्या है? क्षेत्रफल है ना, ध्यान रखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या होता है? क्षेत्रफल देखिए मीटर स्क्वायर, और मीटर क्या है? लंबाई, तो यानी L स्क्वायर, क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। तो देखिए ऊपर एक L है, नीचे L स्क्वायर, एक कट जाएगा तो क्या बचेगा? MT का पावर -2 बटे में L। अब ये L जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ML का पावर -1 और T का पावर -2। तो ये हो जाएगा हमारा जो है कि दाब की बीमा। ये भी आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है कि भैया बीमा बता दीजिए। तो बीमा निकालना आपको सीखना होगा। कैसे निकालना है ये मैंने सिखा दिया। अगर आपको और अच्छे से सीखना है तो कमेंट करना पड़ेगा, तब मैं बीमा का एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, वहां पे समझाऊंगा कि बीमा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि बीमा निकालने के लिए आपको फार्मूला सूत्र याद होना ही चाहिए। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आप भूल जाइए कि आप बीमा कभी निकाल पाओगे। तो सूत्र आपको याद होना ही चाहिए। जैसे यहाँ पे सूत्र दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो मैंने बल का पहले बीमा रखा, फिर क्षेत्रफल का रखा, फिर इसको कैलकुलेट करके ये मैंने निकाल दिया। तो दाब का जो बीमा आया है वो आया है ML के पावर -1 और T के पावर -2। तो ये हो गया हमारा दाब का बीमा। यानी दाब के बारे में इतनी जानकारी आपको याद रखनी ही रखनी है। अब समझिए इंपॉर्टेंट उदाहरण, इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट समझोगे, कैसे समझिएगा? देखिए हम जानते हैं कि P बराबर दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल को लिखते हैं F से और क्षेत्रफल को दिखाएंगे A से, यानी P बराबर F बटे A, है ना।
P बराबर F बटे A, यानी बल बटे क्षेत्रफल। अब यहाँ पे समझिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इस क्षेत्रफल को बढ़ा दोगे, है ना, क्षेत्रफल को बढ़ा दोगे तो आपको याद रखना है, देखिए क्षेत्रफल कहाँ है, नीचे है ना, ये नीचे है ना, जब नीचे वाले को बढ़ाओगे तो ये दाब कम हो जाएगा, यानी दाब क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। ये बात याद रखना है कि जब आप क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो दाब कम हो जाएगा, अगर क्षेत्रफल को कम करोगे तो दाब आपका बढ़ जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। ये 2 पॉइंट्स अगर आप याद रखते हो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना याद होना चाहिए कि अगर हम P बराबर निकाल रहे हैं तो F बटे A होता है, तो A नीचे आता है ना, बटे में आता है, यानी हर में आता है, तो जब भी हर का मान बढ़ेगा तो याद रखिएगा दूसरी वैल्यू क्या होगी, घटेगी, और जब भी हर का मान कम होगा तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अब समझिए कैसे, मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखिए मान लेता हूं कि P के जगह पे 5 है, क्या है, P के जगह पे 5 है, और देखिए यहाँ पे F है और यहाँ पे क्या है, मतलब कि A है, तो समझिए ऊपर यहाँ पे क्या करता हूँ, बराबर बराबर लिख देता हूँ ताकि दोनों तरफ बराबर बराबर हो। तो समझिए मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे 1 है ना, P के जगह पे 1 मान लीजिए, तो F का मान भी 1 है और बटे में 1, तो आप इसको भाग करोगे तो 1 बराबर 1 होगा ना, यानी हमने बना दिया कि P के जगह पे 1 रख दिया, F के जगह पे 1 रख दिया, A के जगह पे 1 रख दिया। अब हम A को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो मैंने बताया कि A को बढ़ाओगे तो P क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चेक करते हैं कि अगर मैं इस A को बढ़ाऊं, है ना, तो देखते हैं कि क्या ये 1 जो है कि 1 से कम मान आता है, तो चेक करते देखिए 1 बराबर, यहाँ पे ऊपर रहेगा 1 बटे में ये 1 है, तो इसको कर दीजिए 2, क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, A बढ़ा दीजिए, क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए तो 2 हो जाएगा। अब 1 में 2 से भाग करोगे तो 0.5 आएगा। तो आपने क्या देखा, देखिए 1 से छोटा आ गया ना, 1 से छोटा आया कौन, 0.5 छोटा हो गया ना। तो वही मैंने कहा था कि अगर A बढ़ेगा, है ना, नीचे वाला बढ़ेगा तो P क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी P था 1 तो क्या हो गया, छोटा हो गया ना, ठीक है, यानी P क्या हो गया, अब छोटा हो गया। P का मान अब देखोगे तो 0.5 आ गया। बात समझ में आ रहा है, आप यहाँ पे नोटिस करिए, यहाँ पे मान लीजिए कि अगर P ही है तो P का मान क्या हो गया, छोटा हो गया ना, P का मान छोटा हो गया, ठीक है। पहले था कितना, 1 था, पहले तो P का मान 1 हमने माना था, लेकिन बाद में कितना आ गया, 0.5। अब जैसे ही एरिया कम करोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, जैसे एरिया आप कम करोगे तो प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, दाब आपका बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया, ये बात आपको याद रखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा अगर याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब समझिए, अब आपको एक बात तो समझ में आ गया, अब इससे समझिए उदाहरण। उदाहरण बहुत ज्यादा जरूरी है ना, उदाहरण क्या करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है उदाहरण के बारे में जान। देखिए आप जब रोड पे चलते हो गाड़ी ले करके, तो आप देखना जो हमारी साइकिल है, बाइक है, उनकी जो टायर होती है वो अलग अलग चौड़ाई के बनाई जाती है। जो साइकिल होता है उसकी पतली थोड़ी सी, जो बाइक होता है उसका थोड़ा सा और मोटा, ट्रैक्टर होता है और चौड़ा, बस होता है और चौड़ा। मतलब कि आपने देखा जिस गाड़ियों के चौड़े टायर होते हैं, है ना, जिस गाड़ियों के चौड़े टायर होते हैं उसका क्षेत्रफल कम होगा कि ज्यादा होगा, तो क्षेत्रफल क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा। जब एरिया बढ़ जाएगा तो बताइए उस टायर के ऊपर लगने वाला दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यानी बड़ी बड़ी गाड़ियों के जो टायर होते हैं वो चौड़े इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उसके ऊपर दाब कम लगे, वरना लोड जब बढ़ेगा तो दाब अगर ज्यादा हो जाएगा तो टायर फट सकते हैं, इसलिए गाड़ियों के चौड़े बनाए जाते हैं ताकि जब उसके ऊपर लोड दिया जाए तो क्या लगे, दाब कम लगे। बात समझ में आ गया, तो चौड़ा इसलिए बनाया जाता है। आपने सुई देखा होगा, सुई ना, नीडल, सुई, तो सुई का आगे का भाग क्या होता है, पतला होता है, यानी एरिया कम किया जाता है। एरिया जब कम करेंगे तो दाब बढ़ जाएगा, इसलिए जो सुई को अगर हाथों में चुभोगे ना तो चुभ जाता है। क्यों, क्योंकि एरिया कम है, और जब एरिया कम है तो वो दाब ज्यादा लगा देता है और जल्दी से चुभ जाता है। ऐसे आप देखिए कील, जब आप कील को लेकर के हथौड़ी से ठोकते हो दीवार में, तो देखिए कील आपने देखा होगा, कील ऐसे होता है ना, ऐसे समझिए ये कील है, ठीक है, ये कील है तो आगे उसको ऐसा नुक होता है, लेकिन कभी कभी खराब हो जाता है ना कील, तो ऐसे हो जाता है, खराब कील होता है तो ऐसे रहता है। तो आप देखोगे ये बाहर जब ये निकला होता है तो आप दीवार में मारोगे ना तो नहीं धसेगा जब तक आप इसे तोड़ोगे नहीं, है ना। जो निकला होता है ना कील में, जब आप इसे तोड़ दोगे तो एरिया हो जाएगा, ये क्या कम हो गया, एरिया, ये वाला एरिया क्या हो गया, कम हो गया। और जब एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ से कील आसानी से क्या हो जाएगी,
धंस जाएगी। अब इसी तरह जो आपका बैग आता है, बैग, तो बैग जो छोटे बच्चों का आता है, देखते हैं ना पट्टी जो होती है वो बड़ी चौड़ी बनाई जाती है ना, पट्टी यहाँ पे कंधे वाली क्या होती है, चौड़ी होती है, और यहाँ नीचे पतली होती है। तो ये जो चौड़ी होती है कंधे वाली, चौड़ा क्यों बनाया जाता है, ताकि इस कंधे के ऊपर प्रेशर क्या लगे, कम लगे। अगर पतला होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, जिससे ये कट सकता है, ठीक है। तो इसलिए वो चौड़ा क्या करते हैं, बनाया जाता है, चौड़ा बनाया जाता है, ताकि आराम से, यानी जब चौड़ाई बढ़ेगा तो दाब कम हो जाएगा। अब इसी तरह और एग्जांपल समझिए, जैसे आप चल रहे हो, तो जमीन पर जब हम चल रहे होते हैं, जमीन पर चल रहे होते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा जब चलते हैं, ठीक है, जब आप जमीन पर चल रहे हो और एक रुके हुए हो, तो आप सोचिए कहाँ पे दाब ज्यादा, कहाँ का क्षेत्रफल ज्यादा होगा। तो देखिए जब आप चल रहे हो तो क्षेत्रफल आपका कम होता है। जब क्षेत्रफल कम होगा, क्यों, क्योंकि पैर का पूरा भाग जमीन से चिपकेगा ही नहीं, तब तक आप पैर आगे बढ़ा दोगे। तो जैसे आगे बढ़ा दोगे तो कम चिपका ना, तो क्षेत्रफल क्या हो गया, कम। और जब क्षेत्रफल कम होगा तो दाब क्या लग जाता है, ज्यादा लग जाता है। यानी जब हम दलदल क्षेत्र में चल रहे होते हैं तो समझिए कि आपका दाब ज्यादा होता है और आप जल्दी से जाओगे। तो वहां पे एक ही सिचुएशन है, आप चुपचाप खड़े हो जाइए। जब खड़े हो जाएंगे तो आपके पैर का एरिया बढ़ जाएगा, नीचे तलवे का एरिया बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्षेत्रफल बढ़ जाएगी। और जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगी, ध्यान रखिए, तो दाब क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण आप नहीं धंसोगे। दूसरा एग्जांपल समझिए, अगर आप खड़े हो तो आपको पता है खड़े हो, अब खड़े हो तो भी तो आप थोड़ा थोड़ा धंसोगे ना। हमने बोला कि चलने वाला और खड़े होने पर। और दूसरा कंडीशन समझिए, मान लीजिए कि दलदल है, आप खड़े हो तो आप धीरे धीरे दब रहे हो, तो आपको क्या करना है कि वहां पे लेट जाना है। जैसे लेट जाओगे तो पूरा शरीर उस दलदल से चिपक जाएगा, तो क्षेत्रफल और बढ़ जाएगा। और जब क्षेत्रफल और बढ़ जाएगा तो सोचिए दाब क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे नहीं धंसोगे। ये बात आपको समझ में आ गया। अब आपने देखा होगा सूटकेस, सूटकेस आपने देखा है, सूटकेस जो बैग आता है, बैग, तो जो सूटकेस होता है ना, उसके जो हत्था होता है, मुठिया होती है हाथ में पकड़ने वाली, जो लेकर जाया जाता है, वो भी क्या बनाई जाती है, चौड़ी बनाई जाती है, कि एरिया जब ज्यादा रहेगा तो दाब क्या लगेगा, कम लगेगा, हाथों पे दाब नहीं लगना चाहिए। अब आप नोटिस कीजिए, जो हमारे घर पे बाल्टी होता है, कमंडल होता है, उसमें पानी भरिए, कमंडल का जो हैंडल होता है ना, वो बहुत पतला होता है। आप उसको हाथ पर लोगे ना तो हाथ ये क्या होने लगता है, दुखने लगता है, लाल हो जाता है ज्यादा समय तक रखोगे तो। क्यों, क्योंकि उसका एरिया कम है। उसका एरिया अगर कम है, इसका मतलब दबाव ज्यादा डालेगा, प्रेशर ज्यादा डालेगा, जिसके कारण हाथ दर्द करने लगता है। उसी तरह समझिए जो रेलवे की पटरियां हैं, रेलवे की पटरियां आपने देखा होगा, लोहे के, मतलब ये दो पटरियां अगर जा रही हैं तो इसके नीचे नहीं देखो लकड़ी का लगा होता है, ऐसे बना होता है, ठीक है। तो आप देखते हो ना, ये बात जगह 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 क्यों लगा होता है, क्योंकि जो रेल की पटरियों का जो दाब है ना, वो क्या हो, बराबर फैल जाए। क्या हो जाए, बराबर फैल जाए। सभी लोहे की ये जो लगा होता है लकड़ी का, है ना, ये जो पट्टियां लगी होती है, इन पट्टियों के ऊपर क्या हो जाए, बराबर दाब फैले, जिसके कारण ट्रेन का जो दाब है ना, वो क्या हो जाए, कम हो जाए। क्योंकि जब दाब फैलेगा बराबर चारों तरफ तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ट्रेन का दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ट्रेन का दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आप चीज सोचिए कि जब ट्रेन आती है स्टेशन पे, आप स्टेशन पे खड़े हो तो कुछ लोग इतने बकलोल होते हैं ना, वो जाके देखेगा कि कौन आ रही है कि नहीं आ रही है, कितना दूर आई, कितना दूर आई। तो मान लीजिए कि ठीक है, आप दूरी है तो कोई बात नहीं, जब स्टेशन पे आ जाए तो आपको कहा जाता है कि आप उससे ट्रेन से दूर हो जाइए। क्यों कहा जाता है ट्रेन से दूर हो जाइए? जब आप ट्रेन से दूर नहीं होंगे तो जैसे आपके सामने से ट्रेन गुजरेंगी तो आगे की जो हवा है ना, हवाएं क्या करेंगी, ट्रेन काट करके पीछे की तरफ फेंकती है, यानी दोनों तरफ निकाल देती है। जैसे ट्रेन ऐसे जाएगी तो हवाएं इससे टकरा करके दोनों तरफ निकल जाएगी, और जैसे दोनों तरफ निकलेंगी तो बीच में हवाएं क्या हो जाएंगी, दाब हो जाएगा कम। और दाब कम होगा तो उन दाब को पूरा करने के लिए चारों तरफ से हवाएं आएंगी, और हवाएं आएंगी तो जब हवा चारों तरफ से खींचेगा तो आप वहीं पर खड़े रहोगे तो आपको भी ट्रेन खींच सकती है। क्या कर सकती है, खींच सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रेन जब आए, स्टेशन पे आए, तो आप वहां से क्या करिए, थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके खड़े हो जाइए, क्योंकि जब ट्रेन गुजरती है तो वहां पे लो प्रेशर हो जाता है, और जैसे कम दाब होगा तो ट्रेन क्या करेगी, आपको खींचेगी अपनी प्रेशर को कंप्लीट करने के लिए, तो आप हो सकता है ट्रेन के पास चले जाओ। तो ये बात आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट समझिए कि अगर आप जो है कि दलदल वाले एरिया तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद मैंने बता दिया कि ट्रेन की पटरियां, सूटकेस,
कील वगैरह ये सब। ऐसे ही गाड़ियों के जो टायर होते हैं वो चौड़े बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? ताकि प्रेशर क्या लगे उनके ऊपर, कम लगे। अब साइकिल देखिए, साइकिल में टायर क्या होते हैं? पतले होते हैं। अब पतले होते हैं तो एरिया क्या हो गया उसका? कम। तो इसका मतलब प्रेशर क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। यानी आप उस पर ज्यादा लोगों को नहीं बैठा सकते हैं। अगर ज्यादा लोगों को बैठाएंगे तो टायर हो सकता है फट सकता है, क्योंकि प्रेशर हो जाएगा ज्यादा। ऐसे आप देखिए, जब हम लोग पैरों में जो चप्पल पहनते हैं तो उसका भी एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब एरिया बढ़ जाता है तो जैसे सोचिए, एरिया बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? दबाव कम हो जाएगा। यानी दबाव कम हो जाएगा तो दबाव कम हो जाएगा तो आप नहीं गिरोगे, है ना। वही चीजें हम लोग क्या करते हैं, दैनिक जीवन में अपने दाब का बहुत ज्यादा प्रयोग देखते हैं। तो आप नोटिस कीजिए कि आप अपने जीवन में क्या क्या दाब से रिलेटेड देखते हो। ठीक है, अगर हमें बैठना भी होता है, जैसे आप ट्रेन में सफर कर रहे हो तो ट्रेन में हम अगर बैठते हैं तो ट्रेन में मान लीजिए अगर थोड़ा सा जगह हो तो अपना जो सोफा है ना, सोफा का थोड़ा सा पार्ट अगर ट्रेन के सीट पर रख देते हैं तो क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। क्यों दर्द? क्यों? क्योंकि एरिया हो गया कम। और जब एरिया हो गया कम तो दबाव ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा? दबाव ज्यादा लगेगा। और जब दबाव ज्यादा लगेगा तो दर्द करेगा। इसलिए चाहते हैं कि सोफा का दोनों हिस्सा आराम से सीट पर बैठ पाए। तो अपने सोफा का क्या करते हैं, दोनों हिस्से को धीरे धीरे धकेल के क्या करते हैं, उस इंसान को आगे की तरफ कर देते हैं, अपना दोनों सोफा सेट कर देते हैं ताकि उस पर दबाव क्या लगे? कम लगे। जब एरिया ज्यादा हो जाएगा तो दबाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसे ही तमाम बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है, मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन ज्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए आपको जितना मैंने एग्जांपल्स बताया वो सब याद रखना है। ठीक है, कि दाब का एग्जांपल्स उदाहरण कौन कौन सा है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया प्लवन में एक टॉपिक, प्रणोद तथा दाब। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं लेकर आऊंगा। ध्यान रखिएगा ये बात कि ये जो दाब है ये ठोस के लिए था। किसके लिए था? ठोस के लिए। जितनी वस्तुएं ठोस होती है उसके लिए। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं तरल के अंदर दाब, यानी द्रव के अंदर दाब क्या होता है। उसके बाद इसी में जानेंगे कि उत्प्लावकता क्या है, उत्प्लावन बल क्या है, उत्क्षेप बल क्या होता है, उत्प्लावकता के नियम क्या होते हैं। सब डिटेल्स के साथ हम लोग समझने वाले हैं। पूरा इस प्लवन में कंप्लीट करा देंगे। आप जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।